नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, उसे साफ पता लगता है कि जो लोकतंत्र के खंभे हैं, 3 खंभे महत्वपूर्ण रहे संविधान के अनुसार, चौथा खंभा हम सब मानते हैं कि मीडिया है। मीडिया का जो हाल है, वो आप सबको पता है। एक मजबूत खंभे के तौर पे देखा गया और माना जाता है कि हमारी जो न्यायपालिका है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए बेहद ज़रूरी स्तंभ है। और सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल अधिकार भी दिए गए हैं कि जो संसद में जो कानून बनते हैं, विधायिका जो कानून बनाती है, वो कानून को भी वो समझे कि वो संविधान की मूल भावना के अनुकूल है कि नहीं है। संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो भावना है, उसका उल्लंघन तो नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो व्याख्या करे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ होती है। लेकिन बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है इस देश में, लगातार कोशिश है कि तमाम खंभों को कैसे ध्वस्त किया जाए और लोकतंत्र और संविधान सब खत्म हो जाए और फिर बचे सिर्फ मनुस्मृति। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो जो हिंदूवादी लोग हैं, वो चाहे हिंदू महासभा के लोग थे या करपात्री जी महाराज थे या संघ के लोग थे, वो तमाम लोगों का कहना था कि संविधान की आवश्यकता क्या है जब हमारे पास इतना बढ़िया मनुस्मृति है। लेकिन चूंकि भारत जो है बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश रहा, जो देश बनाया गया हमारा, वो ढेर सारी रियासतों से को मिला करके बनाया गया। और जब ढेर सारी रियासतें मिली, जो भारतवर्ष बना, तो उसमें ढेर सारे भाषा-भाषी के लोग, ढेर सारे संस्कृति के लोग, अलग-अलग धर्मों के लोग, अलग-अलग जातियों के लोग इकट्ठा हुए। और इसलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस देश के सारे नागरिक, सबके बराबर अधिकार है। सबके साथ न्यायपालिका बराबर बिहेव करेगी, सबको बराबर दंड मिलेगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा, सबके स्वतंत्रता का ख्याल रखा गया, समता का ख्याल रखा गया कि सबको समान अवसर मिले, बंधुता का ख्याल रखा गया और व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई। लेकिन पिछले 11 सालों से जो संविधान के प्रियम्बल का हाल है, न्याय का जो हाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि जो न्याय के नाम पर जो बाबरी मस्जिद जन्मभूमि, राम जन्मभूमि पे जो फैसला दिया कि वो सबूत तो नहीं है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, लेकिन चूंकि हिंदू भावना है, बहुसंख्य हिंदू भावना है, इसलिए वहां मंदिर बनाया जाए। इस फैसले की बड़ी आलोचना हुई, लेकिन सब लोगों ने, खास करके मुस्लिम समाज ने इस फैसले को माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम मानते हैं। और वर्शिप एक्ट जो बनाया गया था 1991 में, उसमें ये व्याख्या थी कि अब किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो आजादी के समय, जब देश आजाद हुआ और जो स्थिति थी वही रहेगी। लेकिन जो चंद्रचूड़ साहब थे, उसने एक व्याख्या की, उन्होंने एक धारा की कि उसका जो मूल स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी जांच की जा सकती है। हालांकि वो आर्कोलॉजिकल जांच की बात थी कि जो पुरातात्विक जांच जो है वो हो सकती है, लेकिन उसको धार्मिक जांच पे लगा दिया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा चलेगा जाने लगा और ढेर देश में ढेर सारे केस दायर हो गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इन मस्जिद के नीचे मंदिर था। कड़ी सारी लड़ाई चल रही है, वो खाली काशी में लड़ाई नहीं चल रही है, मथुरा में लड़ाई नहीं है, बल्कि संभल में है और दूसरी जगहों पे लड़ाई है। और देश में पिछले 11 सालों से कम पूरे तौर पे सरकार का एकमात्र एजेंडा है, वो धर्म है, हिंदू धर्म को स्थापित करना है। और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री से लेकर के बाबा तक, अलग अलग किस्म के बाबा, वो तमाम हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं, जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई खालिस्तान बनाने की बात करता है तो देशद्रोही करार दिया जाता है। और अमेरिका में, कनाडा में, जहां जो लोग बसे हुए हैं, उनको
अपराधी करके उनको घोषित किया जाता है कि वो अपराधी हैं, उनको देश में लाया जाए। कोई अगर इस्लाम के नाम पर झंडा बुलंद कर दे तो वो देशद्रोही करार दिया जाएगा। लेकिन हिंदू के नाम पे जो किया जा रहा है वो कोई देशद्रोही नहीं है, वो राष्ट्रभक्त है। और जो राष्ट्र की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, वो देशद्रोही होगा, हिंदू विरोधी होगा। ये व्याख्या गढ़ी गई है पिछले 11 सालों में, खास करके सरकार की तरफ से भी। और अब देख लीजिए कि बीजेपी के निशाने पर सिर्फ मुसलमान नहीं है। कल तक बड़ा खुशी मना रहे थे, जैन समाज के लोग भी खुश थे कि मुसलमानों के साथ सही हो रहा है। लेकिन अभी मुंबई में कल एक मंदिर तोड़ा गया, जैन मंदिर। अब वैध है या अवैध है उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। एक लेकिन सोसाइटी में जो एक मंदिर था उसको तोड़ दिया गया, बीएमसी ने तोड़ दिया। हाई कोर्ट की रोक लगी थी उस पर, अवधि जब समाप्त हुई तो बीएमसी ने तुरंत जो है मंदिर को तोड़ दिया। और आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो अ, मंदिर था वो विले पार्ले इलाके में, जो कामली बाड़ी एक इलाका है, वहाँ नेमीनाथ सहकारी सोसाइटी है, रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ एक मंदिर बना हुआ था। उसके ट्रस्टी अनिल शाह जी ने कहा कि इसे 16 अप्रैल को ढहा दिया गया। शाह ने बताया कि यह मंदिर 1960 के दशक तक का था और बीएमसी की परमिशन से इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। उन्होंने दावा किया कि एक सरकारी प्रपोजल था जिसमें कहा गया कि ऐसे मंदिर को नियमित किया जा सकता है, आपको केवल बीएमसी को नियमितीकरण के लिए प्रपोजल पेश करना होगा। हमने वो बीएमसी को दिया था। अब इस इनकी बातों, जो ट्रस्टी हैं उनकी बातों से 2-3 बातें समझ में आती है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कह रहे हैं कि 1960 के दशक में बना था। कई मीडिया में कई जगह कोई 90 साल पुराना मंदिर बता रहा है। कांग्रेस के नेता भी बता रहे हैं 90 साल पुराना मंदिर था। अगर जो है 1960 में बना था, 60 में ही मान लीजिए, तो 40 साल उधर होता है, 24 साल इधर होता है, 64 साल होता है। कोई कह रहे हैं 30 साल पुराना मंदिर था। खैर जाने दीजिए कितने साल पुराना मंदिर था। दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि जो ट्रस्टी है वो कह रहे हैं कि ये सरकारी प्रपोजल था जिसमें कहा गया है कि ऐसे मंदिर को नियमित किया जा सकता है, यानी जो रूल है उसके अनुसार ये मंदिर नहीं था। ये सरकारी प्रपोजल था, ऐसे मंदिर को नियमित किया जाएगा। तो इससे भी समझ लीजिए क्यों ढहाया गया। और कहा जा रहा है कि रामकृष्ण होटल है, वो वहाँ बियर बार खोलना चाहते थे, और चूंकि ये कानून है कि बियर बार मंदिर के आसपास नहीं खोला जा सकता है, 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, इसलिए उस रामकृष्ण बियर बार, रामकृष्ण होटल, उसने जो है, अब इन नाम पे किसी को आपत्ति नहीं होगी कि बियर बार, कोई मुसलमान अगर कोई नाम रख ले तो बड़ी आपत्ति हो जाती है। खैर जाने दीजिए, उस पर हम नहीं जाते हैं, समय हमारे पास कम होता है। तो अब जो है वो आपत्ति की थी, उसने केस डाला था उसके बाद बीएमसी में, और बीएमसी ने कहा कि अवैध मंदिर है, इसको तोड़ा जाएगा। इसके लिए गए थे लोग, कोर्ट गए थे। 15 तारीख तक उसकी रोक थी और आगे जाना था, आगे बढ़ना, लेकिन इसके पहले 15 तारीख जैसे ही खत्म हुई, 16 तारीख को मंदिर ढहा गया, दिया गया। और अब बड़ा हंगामा मचा हुआ, पूरा जैन समाज सड़कों पर आ गया। मंगल लोढ़ा जी हैं एक, वो जैन समाज से हैं, उनके मंत्री भी हैं बीजेपी के, अभी जो महाराष्ट्र की सरकार है, सब खड़े हो गए। और अब कहा जा रहा है कि वो मंदिर जो है वापस बनाया जाए। मुसलमान का वो मक्की मस्जिद होती तो अभी देश विदेश में डंका बज रहा होता कि एक और मस्जिद ढहा दिया गया। ये भेदभाव है, संविधान इसका विरोध करता है। और जो एक और उदाहरण ले लीजिए, जो बौद्ध मंदिर है, महाबोधि मंदिर बोध गया में, उसकी जो कमिटी है उसमें बार बार आंदोलन चल रहा है कि जो है गैर बौद्ध उसमें मंदिर में ट्रस्टी बने हुए। और यही सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो वक्फ कानून जो बना है जिसमें ये मोदी सरकार ने ला करके डाला है उसमें कि गैर मुस्लिम भी कमिटी में मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया कि भाई आप कोई मंदिर बताइए जिसमें गैर हिंदू है उसमें। तो सॉलिसिटर जनरल जो है चुप्पी साध गए। सॉलिसिटर जनरल को समझ में नहीं आया क्या जवाब दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर तो क्या, जो जैन जो जो गैर मुस्लिम है वो कैसे सुनवाई कर रहे हैं, इसको तर्क कहते हैं। हालांकि जज ने उस पर कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि भाई ये जो जज की कुर्सी पर जब आदमी बैठता है तो वो धर्म जाति से परे हो जाता है, जो बहुत सही बात है। अगर आप इंसाफ करने बैठे हैं तो इंसाफ जो है धर्म जाति नहीं देखता। और हमारा संविधान तो कहता है कि जाति धर्म भाषा लिंग प्रांत किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान कहता है कि इस देश का हर नागरिक बराबर है, अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब जो है चूंकि ये सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब सबको चिंता हो रही है कि जो
वक्फ कानून है वो जो बनाया है, या तो उसे अवैध करार दिया जा सकता है, असंवैधानिक करार दिया जा सकता है, या कुछ प्रावधानों को रद्द किया जा सकता है। जैसे उसमें महत्वपूर्ण वही है कि एक तो कलेक्टर वाले मसले पे सवाल उठाया है, दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि जो है गैर मुस्लिम और गैर हिंदू का जो सवाल है कि गैर हिंदू कैसे हो सकते हैं, उस पर आपत्ति हो सकती है और उसको हटाया जा सकता है। इसलिए अब इसके पहले एक और देखिए जजमेंट आया, जहाँ वहाँ तमिलनाडु की सरकार जो है उसने केस किया था कि ये जो राज्यपाल है यहाँ के, वो 4 साल से बिल को रोका हुआ है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है, आप मैक्सिमम 3 महीने में आप बिल पास कीजिए, लौटाइए, अगर दूसरी बार वापस बिल आता है तो आपको 1 महीने के भीतर ये किया जाएगा। अब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जो है वो क्या सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती है भाई? कौन है राज्यपाल, कौन है ये राष्ट्रपति? राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल तो फिर भी चुन चान के नहीं आते, राज्यपाल को तो मनोनीत किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो भी प्रथम नागरिक कहलाते हैं। देश में राष्ट्रपति महान नहीं, देश में महान है नागरिक, और इसलिए उनको प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति। लेकिन नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। दूसरा उसके बाद देखिए कि क्या कहा इन्होंने, किरण रिजिजू, जो पहले भी टकराव हो चुका है इनका सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल न दे और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। तो सवाल ये उठता है कि किरण रिजिजू जी कौन अपमान कर रहा है, कौन किसके मामले में दखल दे रहा है? क्योंकि जो विधायिका है उसका काम है कानून बनाए, क्या कानून बनाने में सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है? लेकिन जो कानून बना है वो बहुमत के आधार पर, जब आप कानून बनाते हैं तो बहुमत के आधार का मतलब होता है कि जो सरकार चाहे वो, क्या संसद सरकार की मर्जी से चलती है? ये किरण रिजिजू से सवाल किया जाना चाहिए। क्या संसद सरकार की मर्जी के लिए है? और अगर सरकार की मर्जी के लिए संसद है, फिर संसद की आवश्यकता क्या है? फिर विधान, तो फिर जो है वो विपक्ष के नेता और तमाम जो चुन करके आते हैं उनकी क्या आवश्यकता क्या है? फिर तो आप सरकार जो चाहे कर लें। तो संसद की भूमिका तो तभी है जब आप किसी भी विषय पे कानून बनाते समय सर्वसम्मति क्रिएट करें, सर्वसम्मति से वो फैसला हो। और अगर सर्वसम्मति से फैसला नहीं है, सरकार अगर बहुमत के साथ फैसला करती है, तो अधिकार है कि याचिका दायर हो, वो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए कि ये संवैधानिक है या नहीं है, या आप देखें। और वही हुआ अब कानून के मसले पर। 250 से 250 के करीब, 232 के मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 232 के करीब सांसदों ने कहा कि वक्फ कानून सही नहीं, उसका विरोध में वोट किया। और विरोध की वजह रही जो नासिर हुसैन ने बड़ा बढ़िया व्याख्या की कि भाई 1995 में जो कानून बना वक्फ को लेकर के, जो संशोधन हुए, जो 2013 में संशोधन हुआ, उसमें भाजपा जो प्रमुख विपक्षी दल थी उसकी सहमति से हुआ, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ। और जेपीसी बनाया किस लिए था? जेपीसी बनाने का मतलब होता है तमाम लोग बैठ करके विमर्श करें और जो विवादास्पद चीजें हैं उसको हटाएं, जहां सहमति बने उसको संशोधन का रूप दें। लेकिन बीजेपी सरकार ने कभी ऐसा किया? खासकर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उसको विरोध बर्दाश्त नहीं। विरोध को आप जो है जब बहुमत से कुचल देते हैं तो ये संसद की अवमानना होती है। संसद की जो गरिमा है, संसद के जो जो विवेक है, उस पर हमला है। और सुप्रीम कोर्ट जब अभी कह रही है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को अब जो है उसके खिलाफ जो है माहौल बनाने में लग गए हैं बीजेपी के नेता। और देश में सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? क्या वहां न्याय मिलता है? कई लोग कह रहे हैं कि क्या वहां न्याय मिलता है, न्यायपालिका का मतलब क्या है? ये भी नैरेटिव है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और लोकतंत्र के मजबूत जो खंभा है न्यायपालिका, उसके खिलाफ माहौल है। ये ठीक है कि जो निचली अदालतें हैं उसमें तमाम तरीके करप्शन है, जो हाई कोर्ट है उसके जजेज जो है वो अनाप शनाप बयान भी देने लगे हैं और वो जजमेंट भी आने लगे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले जो है उस पर सवाल उठे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठने का मतलब ये नहीं होता है कि न्यायपालिका का कोई अर्थ नहीं है। न्यायपालिका को खत्म कर दिया जाए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको सुधार किया जाए। हम सब जानते हैं कि किस तरह से अदालतों में जो फैसले होते हैं उसमें कितना लंबा वक्त लग जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि मुकदमे ज्यादा हैं, कोर्ट कम है, जजेस कम है। कोर्ट बढ़ाया जाए, जजेस बढ़ाया जाए, इस पर कोई सवाल नहीं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, कॉलेजियम को लेकर के बात हो रही है
कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए, यानी सरकार कब्जा कर ले न्यायपालिका पे, ये लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर सरकार न्यायपालिका पे कब्जा कर दे, जिस तरह से नौकरशाही पे कब्जा है सरकार का, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर दिया है सरकार, अगर न्यायपालिका भी अगर कब्जे में आ जाएगी तो देश का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब देखिए निशिकांत दुबे जो बयान दे रहे हैं कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तब संसद भवन बंद कर देना चाहिए। भाई निशिकांत दुबे जी, कौन सा कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट? कानून तो संसद ही बनाती है। लेकिन संसद में जिस तरह से कानून बनाते हैं आप, क्या वो जो संविधान है उसकी भावना के अनुरूप है? एक कानून पे बड़ा चला कि जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दी थी कि जब तक कोई कानून नहीं बनता है, संसद नहीं बनाती है, तब तक जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है उसमें सदन के नेता, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उसको आनन फानन में आप लोगों ने जो है बदला। इसमें क्या दिक्कत थी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके चयन में होते तो? कानून क्या बना लिया आपने? नहीं, विपक्ष का नेता होगा, सदन का नेता यानी प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की पसंद का एक व्यक्ति हो, तो भाई बहुमत तो आपके साथ चला जाएगा। फिर विपक्ष के नेता का अर्थ क्या रह जाएगा? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो कौन सी गड़बड़ी हो जाती? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कानून का पालन नहीं करते? उसको आपने बदला। फिर आपको दिक्कत है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट को जिस तरह से आपने अध्यादेश ला करके आपने ये किया, और वहां भी आपको संसद में हार मिली। फिर आपको दिक्कत है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो कानून बनाया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है और इसको रोक दिया। तो आपको लग रहा है कि आपका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना, उस पर सबसे बड़ी रोक सुप्रीम कोर्ट से आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गिराना आपका मकसद है। क्योंकि न्यायपालिका के अलावा पूरी अगर कार्यपालिका देख लीजिए, पूरे तंत्र देख लीजिए, जो जो संवैधानिक तंत्र बाकी है, जो पुलिस प्रशासन है, सब जो है जी हुजूर में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण। और जिस तरह का मीडिया का रोल होता था कि मीडिया आलोचना करे सरकार की, मीडिया भक्ति में डूबा हुआ है। और ऐसी स्थिति में संविधान बचेगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो विपक्ष के पार्टियों में जो नेता है, उनको आप खरीद लेते हो, उनको आप ईडी सीबीआई के अनुसार धमकाते हो और फिर उनको जो है चुप करा देते हो। राहुल गांधी के खिलाफ या जो सोनिया गांधी के खिलाफ अभी जो ईडी ने कार्रवाई की है, चार्जशीट तैयार किया है, और उसके बाद वाड्रा के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो क्या है? जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार किया गया, उसमें कोशिश होगी सरकार की कि ऐसे जज के हाथ में जाए केस जो कहे कि हाँ ये दोषी हैं, और फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल में बंद कर दिया जाए। या फिर एक नैरेटिव बढ़ा जाएगा कि देखिए अब तो कोर्ट ने कह दिया कि ये दोषी है, इसलिए इनको जेल में होना चाहिए। ये साजिश रची जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से न्यायपालिका में संघ के लोग घुसे हैं, जिस तरह से आप एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए कि यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से घुसाया गया है, वो गोबर वाली घटना याद है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में गोबर जो है लिप रही थी प्रिंसिपल, और जब वो छात्र संघ का नेता एक गया वहां उनके ऑफिस में गोबर पोतने, तो चिल्लाने लगे कि क्या है। तो पूरे तौर पे जो है धार्मिक रंग में कैसे रंगा जाए, और जो बोले उसके खिलाफ आप सवाल ढेर सारे खड़े कर दीजिए, ऐसे सवाल जिसका कोई विवेक से लेना देना नहीं, जिसका कोई न्याय से लेना देना नहीं। ये बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में ये सवाल बड़ा गहरा खड़ा हो गया है कि हमारी संसद जो है कैसे बचेगी, हमारी न्यायपालिका कैसे बचेगी, हमारा संविधान कैसे बचेगा। क्योंकि संसद जिस तरह से चलाई जा रही है, सरकार जिस तरह से चला रही है, संसद में क्या होता है? संसद में बहस होती है, और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सभापति है, जो उपराष्ट्रपति है, उसकी भूमिका होती है सबके बीच बराबर का भाव रखे। क्या आप देख रहे हैं बराबर का भाव चल रहा है? किस तरह से विपक्ष के नेताओं को चुप कराया जाता है। और कोई भी कानून बनता है उसमें संसद में बहस होती है सही तरीके से, और बहस के बाद जो बिंदु है विपक्ष के भी, उसको शामिल किया जाता है और एक सर्वसम्मति क्रिएट की जाती है। विवादास्पद चीजों को किनारे किया जाता है कि ठीक है, इस पर जो है हम नहीं अभी मामला उठाते हैं। लेकिन सरकार की भूमिका होती है कि बहुमत के तर्क पर हम संसद को अपने तरीके से चलाएं।
सब खतरे में है। ये हमको आपको समझना है। नहीं तो न संसद बचेगी, न न्यायपालिका बचेगी, न सरकार बचेगी, न संविधान बचेगा। पूर्ण कोई नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम जो कह रहे हैं वही सही। जो सब मिल करके एक सहमति बनाए वो सही होता है। इसलिए सहमति की बड़ी भूमिका है, सह अस्तित्व की बड़ी भूमिका है। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।